मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 11 शरीर को मजबूत बनाने का 7वां स्तर, लिन हॉर्न की महत्वाकांक्षा वेब नॉवल। अध्याय 11 शारीरिक शक्तिवर्धन का 7वां स्तर, लिन हॉर्न की महत्वाकांक्षा। जैसे ही लिन शिया पास आए, लिन यान चलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव थे। ओह, ये तो लिन शिया है, मैं सोच ही रहा था कि ये कौन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हाल है लिन शिया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? लिन शिया जल्दी से उसके पीछे पीछे आ गई, लेकिन लिन यान के पास पहुंचते पहुंचते उसकी सांस थोड़ी फूल गई थी। सांस लेने के बाद उसने उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें घुमाईं। क्या, अगर कोई खास बात नहीं है तो क्या मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आ सकती? तुम तो बिल्कुल उदासीन हो, उसने पलटकर जवाब दिया। लिन यान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। भले ही कोई खास वजह न हो, फिर भी आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। लेकिन ये तो दूसरे लोगों के लिए है। तुम्हारे व्यक्तित्व को देखते हुए तुम बिना किसी कारण के मुझसे मिलने आने वाली नहीं हो। उसने उसे इस तरह देखते हुए कहा जैसे वह उसे पूरी तरह से समझ सकता हो। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए लिन शिया ने अपना सिर खुजलाया। ठीक है, ठीक है, तुम जीत गए, उसने कहा। सच में, तुम मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। मैं इस बार वास्तव में आपको धन्यवाद देने आया हूँ। अपनी उंगली बढ़ाते ही उसके ऊपर एक नीली आभा प्रकट हुई। उस नीली आभा को देखकर लिन शिया भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। देखो, मैं शरीर को मजबूत बनाने के 6ठे स्तर पर पहुंच गया हूं। आपकी उन अमृतमय औषधियों की बदौलत ही सब कुछ संभव हो पाया है। आपके अमृतों की मदद से मैंने शरीर को मजबूत बनाने के 6ठे स्तर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, और हाल ही में मुझे 7वें स्तर को पार करने की प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है। लिन यान मुस्कुराए और सिर हिलाया। बधाई हो लिन शिया, अब आप हम जैसे कनिष्ठ विशेषज्ञों में से एक शीर्ष विशेषज्ञ हैं। लिन शिया ने लिन यान के शब्दों में छिपी प्रशंसा को तुरंत समझ लिया और कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण भाव से भर गई। अरे, रहने दीजिए, आप तो 2 महीने पहले ही शरीर को मजबूत बनाने के 6ठे स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब तक तो आप शायद शरीर को मजबूत बनाने के 7वें स्तर तक पहुंच चुके होंगे, है ना? आपकी तुलना में मैं बहुत कमजोर हूं। लिन यान मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। नहीं, उसने ये बताया कि वह पहले ही पृथ्वी युवान क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इसके बजाय उन्होंने विषय बदल दिया। वैसे लिन शिया, क्या तुम्हें अभी भी औषधियों की जरूरत है? लिन शिया ने अजीबोगरीब ढंग से जवाब दिया। दरअसल मैंने उन्हें पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। लिन यान की निगाहें अचानक अर्थपूर्ण हो गईं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। तो बात शराब की नहीं, इरादे की है ना? लिन शिया, तुम तो बड़ी चालाक हो। लिन शिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि वह वास्तव में इतने समय से लिन यान की तलाश कर रही थी, लेकिन अपने इरादों के उजागर होने से उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरे बारे में इतना बुरा मत सोचो, उसने शर्माते हुए कहा। लिन शिया को थोड़ी देर चिढ़ाने के बाद लिन यान ने उसे और नहीं चिढ़ाया। लो, मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। उसने औषधियों की शेष बोतलें लिन शिया को सौंप दीं। इन्हें ले लो, इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करो, क्योंकि मेरे पास भी ये खत्म हो गए हैं। भुगतान और बाकी सब बातों को भूल जाए। हम परिवार की तरह हैं, ऐसी बातों पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन शिया क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने तो पहले उन्हें सीधे पैसों से खरीदने की योजना बनाई थी। आखिरकार उन औषधियों का उपयोग करने के बाद लिन शिया ने स्वयं उनमें निहित औषधि की शक्ति का अनुभव किया था। इसलिए उन्हें मुफ्त में लेना उसे उचित नहीं लगा। वह मना करने ही वाली थी कि लिन यान ने उसके इरादे को भांप लिया। इसलिए लिन यान ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे कोई इनाम देने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। बस इतना ही लिन शिया, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, अगली बार मिलते हैं। इतना कहकर लिन यान मुड़ी और चली गई, जिससे लिन शिया बेहद आकर्षक लग रही थी। लिन यान को जाते हुए देखकर लिन शिया को हंसी और झुंझलाहट दोनों महसूस हुई। उसने बेबसी से आह भरी और मन ही मन बुदबुदाई, यह आदमी हमेशा की तरह दबंग है। खैर, जो भी हो, मैं इन्हें ही ले लूंगा। चूंकि एहसान का बदला हमेशा चुकाया जाता है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लिन शिया तुरंत अपने हाथों में औषधियां लेकर अभ्यास में वापस लौट गई। लिन यान ने योजना के अनुसार औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए फार्मेसी का रुख किया। उसने रसायन विद्या के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों का चयन करना शुरू कर दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लिन परिवार के भीतर लिन हॉर्न ने भी अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली थी। इस समय लिन परिवार के निवास के अंदर आंखें खोलते ही लिन हॉर्न को महसूस हुआ कि उसकी अंतर्दृष्टि और भी अधिक आश्चर्यजनक हो गई है। कई ऐसी बातें जो उसने पहले ध्यान नहीं दी थीं, अब उसके लिए स्पष्ट हो गई थीं। खड़े होकर लिन हॉर्न ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिसकी ताकत से आसपास की हवा कांप उठी। उसकी मौलिक ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पहले से कहीं अधिक घनी है।
लिनहॉन कुछ हद तक उत्साहित हो गई और लिन शान तेजी से बगल से आगे बढ़ी। भाई, क्या तुमने शरीर को मजबूत बनाने के 7वें स्तर को पार कर लिया है? लिनहॉन की बढ़ी हुई ताकत को देखकर लिन शान आश्चर्य से चिल्ला उठी। हाँ, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। लिनहॉन भी बहुत खुश थी और उसने मुस्कुराते हुए लिन शान को सिर हिलाकर अभिवादन किया। ये सुनकर लिन शान बेहद खुश हुआ। हालांकि यह उसकी अपनी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन लिनहॉन उसका भाई था, इसलिए वह उसके लिए भी उतना ही खुश था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे लिनहॉन लिन परिवार के शीर्ष कनिष्ठ सदस्य के रूप में मजबूती से स्थापित हो जाएगी। भाई, जब परिवार का जमावड़ा आएगा तो तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा, लिन शान ने तुरंत लिनहॉन से कहा। लिनहॉन ने मुस्कुराते हुए लिन शान को सिर हिलाकर अभिवादन किया। चिंता मत करो, मैं पिछली सभा में हुई कमी की भरपाई कर दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि लिन परिवार के कनिष्ठ सदस्यों में मैं, लिनहॉन, सबसे बलवान हूं। लिन शान से कहे गए इन साहसी शब्दों को सुनकर लिनहॉन की आंखें उत्साह से भर गईं और वह आगामी पारिवारिक मिलन समारोह के लिए उत्सुक हो गई। इसी बीच कहीं और, उफ, क्या मैंने भी सफलता हासिल कर ली। शरीर को मजबूत बनाने का 5वां स्तर। मेरी पृथ्वी भेदने वाली डायरी अभी 8वीं प्रतिध्वनि पर है और मैंने द्वितीय श्रेणी की मार्शल कला 8 जंगली शैलें भी सीख ली हैं। लकड़ी के घर के अंदर अपनी ताकत में और अधिक प्रगति करने के बाद लिन डोंग ने कुछ खुशियों के साथ खुद से कुछ बुदबुदाया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। चलो, ये प्रशिक्षण जारी रखें। मुझे उम्मीद है कि पारिवारिक मिलन से पहले मैं एक बार फिर सफलता हासिल कर लूंगा। अगर यह शरीर को मजबूत करने का 6ठा स्तर है और साथ में मेरे 2 मार्शल आर्ट भी हैं, तो न केवल मुझे लिनहोंग से डर नहीं लगता, बल्कि मैं भाई लिन यान से मुकाबला भी कर सकता हूँ। मैं उन्हें बहुत आगे नहीं रख सकता। इस बात पर ध्यान देते हुए लिन डोंग ने तुरंत अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। जहाँ तक है ये बात, वह औषधीय जड़ी बूटियाँ खरीद कर घर वापसी कर ली थी। वैद्य ने सीधे अपना मेडिसिन प्लांट और हवा में तैरना शुरू कर दिया। उन्होंने लिन यान से औषधीय जड़ी बूटियों में से एक को उठाया। एक ही समय में शिक्षण और प्रदर्शन करना। उन्होंने यान से रासायनिक शास्त्र का कुछ दर्शन ज्ञान सिखाना शुरू किया। ठीक है मेरे युवा मित्र, अब मैंने आपको सबसे पहले कुछ वैचारिक शास्त्रीय ज्ञान ही बताया है। पहले आप इसे अच्छी तरह समझ लें। जब आप तैयार हो जाएं, तब हम सिद्धांत शुरू करेंगे। आप खुद डिज़ाइन को परिष्कृत करने का प्रयास करेंगे। पुरातनपंथी पुरातत्व निर्देशन के बाद वैद्य ने ज्ञान को समझने के लिए कुछ समय दिया और धैर्यपूर्वक एक तरफ इंतजार किया। इस अध्याय का अंत। भयानक प्रतिभा, पहली कीमियाग्री में सफलता, वेब नॉवल। लिन यान को अच्छी समझ थी और वैद्य गुरु की पिछली व्याख्याएं भी बहुत विस्तृत थीं। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद लिन यान ने अंततः वैद्य गुरु से कुछ प्रश्न पूछे। स्वाभाविक रूप से वैद्य बुजुर्ग ने लिन यान के सभी सवालों के जवाब दिए। सारांश करने के बाद लिन यान को रसायन शास्त्र के इन बुनियादी ज्ञान की कुछ समझ प्राप्त हो गई थी। ठीक है एल्डर मेडिसिन, चलिए शुरू करते हैं। लिन यान ने अंततः वैद्य बुजुर्ग के सामने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। तो चलिए मैं आपको सबसे पहली बात सिखाता हूँ, औषधि के बर्तन को पहचानना। वैद्य ने बिना किसी झिझक के अपने सामने रखे औषधि पात्र की ओर इशारा करते हुए लिन यान से कहा। इस तरह के औषधि पात्र को ट्विन फ्लेम कड़ाहा कहते हैं। ये बहुत समय पहले मेरे साधना काल से बचा हुआ है, लेकिन आप जैसे नवोदित के लिए ये बहुत उपयुक्त है। औषधीय बर्तनों के भी स्तर होते हैं। बर्तन में जितने अधिक लौ निकालने के छेद होंगे, उसका स्तर उतना ही ऊंचा होगा और गोलियां बनाने में वह उतना ही अधिक कुशल होगा। बेशक, औषधि पात्र का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन होगा। इसलिए कई बार रसायनज्ञ उच्च स्तर के पात्रों को अंधाधुंध नहीं चुन सकते, बल्कि उपयुक्त पात्रों का चुनाव करते हैं। उन्होंने पहले लिन यान को औषधि पात्र के सिद्धांत के बारे में समझाया, फिर उसे स्वयं इसे संचालित करने दिया। सबसे पहले आप औषधि पात्र से परिचित हो जाएं। अपना हाथ लौ के निकास द्वार पर रखें, फिर अपने शरीर के भीतर से लकड़ी के गुण वाली मौलिक ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करें। लिन यान ने तुरंत ऐसा किया, अपना हाथ लौ के निकास पर रखा और फिर औषधि विशेषज्ञ के निर्देशानुसार अपने शरीर के भीतर लकड़ी के गुण वाली मौलिक ऊर्जा की खोज की। ये डॉकी महाद्वीप पर खेती के तरीकों की सूक्ष्मता थी। डॉकी महाद्वीप पर प्रचलित साधना पद्धतियां साधकों को अपने शरीर के भीतर मौजूद मौलिक ऊर्जा गुणों को बेहतर ढंग से पहचानने और महसूस करने में मदद कर सकती है, जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सक्रिय कर सके। जबकि मार्शल वर्ल्ड में साधना के तरीके अधिकतर सभी मौलिक ऊर्जाओं को एक साथ मिलाकर सक्रिय कर सकते थे और मौलिक ऊर्जा के किसी एक गुण को सक्रिय करने में असमर्थ थे। अपनी आंखें थोड़ी बंद करके लिन यान ने कुछ ही सेकंड में लकड़ी के गुण वाली मौलिक ऊर्जा को खोज निकाला और तुरंत उसे औषधि के बर्तन में डाल दिया।
अचानक उसमें से एक तीव्र ज्वाला फूट पड़ी। बहुत अच्छा मेरे युवा मित्र, तुम्हारी आत्मा को समझने की क्षमता सचमुच अद्भुत है। ऐसा लगता है कि आप जनजातीय रसायन शास्त्र के प्रतिभाशाली हैं। वैद्य बुजुर्ग स्वयं को प्रशंसा में ताली बजाने से रोक नहीं सके। लिन यान द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा को देखकर वह वास्तव में चकित रह गया। उस समय भी उन्होंने इस चरण पर लगभग आधा घंटा बिताया था, लेकिन लिन यान ने इसे महज कुछ सेकंडों में कर दिखाया। इससे वैद्य बुजुर्ग बहुत हैरान हो गए। इससे वह और भी उत्साहित हो गया। लिन यान की प्रतिभा वाकई अद्भुत थी। अगर वह भविष्य में लिन यान को रसायन विद्या सिखाता तो वह कितनी तरक्की करता। जैसे जैसे वैद्य इस बारे में सोचते गए, वैसे वैसे उनका उत्साह बढ़ता गया। ये प्रतिभा को संजोने की भावना थी। हालांकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना भी जानता था। स्वयं को पूरी तरह से तल्लीन करने के बाद वैद्य ने लिन यान को 2 दवाइयों के नुस्खे सौंप दिए। ये सर्दी भगाने वाली गोली और ठीक करने वाली गोली के फॉर्मूले हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। पहले एक नज़र डाल लें, फिर शुरू करें। मैं आपको किसी भी समय लौ के तापमान और जड़ी बूटियों की सामग्री के बारे में याद दिला दूंगा। लिन यान ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी निगाहें वैद्य द्वारा दिए गए दवाइयों के फॉर्मूले पर टिका दी। 1 लाल ज्वाला घास, 2 रक्त जमाव वाले फूल और 2 त्रिरंगी फल। उसे तुरंत याद आ गया। इसके बाद लिन यान ने सीधे गोली बनाने के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री को औषधि के बर्तन में डाल दिया। वूश! भयंकर लपटें उठने लगी। लिन यान के काबू पाने से पहले ही उसमें डाली गई विभिन्न प्रकार की औषधीय सामग्रियां आग की लपटों में जलकर राख हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। शुरुआत में इसे धीरे धीरे करें और तापमान बहुत अधिक है, वैद्य बुजुर्ग ने शांत भाव से लिन यान से कहा। लिन यान ने सिर हिलाया और वैद्य बुजुर्ग के निर्देशानुसार प्रयास जारी रखा। हालांकि इस बार तापमान थोड़ा अधिक था, इसलिए औषधीय सामग्रियों का दूसरा बैच भी जल्द ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। लिन यान को ये देखकर थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि इस तरह का व्यवहार पैसे जलाने से कम नहीं था। लेकिन वैद्य बुजुर्ग बिल्कुल शांत रहे। चलते रहो। लिन यान के पास दांत पीसकर लगातार प्रयास जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये प्रक्रिया बेहद कठिन थी। इससे पहले जब मैंने वैद्य को गोलियां बनाते देखा था तो उनका शांत स्वभाव देखकर आसानी से यह आभास हो सकता था कि यह एक आसान काम है। लेकिन अब जब लिन यान ने शुरुआत कर दी थी तो उसे एहसास हुआ कि औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करना भी कोई ऐसा काम नहीं था जिसे आसानी से पूरा किया जा सके। उन्होंने दवा को परिष्कृत करने में निरंतर प्रयास किया। अंततः 1 दर्जन से अधिक प्रयासों के बाद उन्हें सही तापमान मिल गया। लिन यान ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, वह पूरे समय एकाग्रचित रही। इस गहन एकाग्रता के तहत अंततः उनकी सभी औषधीय सामग्रियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। अच्छा, मेरे युवा मित्र, तुम कमाल हो। अब बस एक ही कदम बाकी है। इसका अर्थ है कि उनके औषधीय गुणों को मिलाकर गोली तैयार की जाए। वैद्य ने एक बार फिर लिन यान की प्रशंसा की। फिर उसने लिन यान को निर्देश दिया कि वह सभी परिष्कृत तत्वों को औषधि के बर्तन में डाल दे। लिन यान ने स्वाभाविक रूप से ऐसा जल्दी किया। कड़ाही में कई प्रकार के तत्व मौजूद होने के कारण वे जल्द ही एक दूसरे में विलीन होने लगे। हालांकि ये प्रक्रिया वास्तव में बहुत कठिन थी क्योंकि रसायनज्ञ को अपनी धारणा क्षमता और अनुभव का उपयोग करके लौ को लगातार उचित स्तर पर समायोजित करने की आवश्यकता होती थी। आखिरकार विभिन्न औषधीय सामग्रियों की तापमान सहनशीलता अलग अलग होती थी, साथ ही कड़ाही में उनकी स्थिति भी भिन्न होती थी। इसलिए अक्सर ऐसा होता था कि एक क्षेत्र को उच्च तापमान की आवश्यकता होती थी जबकि दूसरे को कम तापमान की। इस तरह बार बार एक साथ कई काम करने से स्वाभाविक रूप से बहुत ऊर्जा और आंतरिक शक्ति खर्च होती थी। इसलिए इसे रसायन शास्त्र का सबसे कठिन भाग कहना अनुचित नहीं था। सौभाग्य से लिन यान में अच्छी प्रतिभा और अद्भुत आत्मबोध क्षमता थी। इसलिए गहन एकाग्रता के तहत उसने चमत्कारिक रूप से गोली बनाने में सफलता प्राप्त की। लिन यान ढक्कन उठाने के लिए बेताब था। हाथ हिलाते ही एक हरे रंग की गोली उसके हाथ में आ गिरी, जिससे औषधीय सुगंध की लहरें उठी और देखते ही देखते पूरा कमरा महक गया। बुजुर्गों की चिकित्सा, देखो। लिन यान ने गोली को मौके पर ही वैद्य को सौंप दिया। वह चाहती थी कि वे इसका मूल्यांकन करने में उसकी मदद करें। वैद्य ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। उन्होंने गोली को हाथ में लिया और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की तो उनकी आंखों में गहरी प्रशंसा झलक उठी। मेरे युवा मित्र, तुम्हारी प्रतिभा सचमुच अद्भुत है।
मैं दूसरों की प्रशंसा बहुत कम करता हूँ, खासकर रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन आपने मुझे बार बार आश्चर्यचकित किया है। रसायन शास्त्र में आपके पहले प्रयास से न केवल एक गोली सफलतापूर्वक बनी, बल्कि वह भी इतनी उच्च गुणवत्ता वाली। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। वैद्य ने लिन यान की जमकर प्रशंसा की। मेरे युवा मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी प्रतिभा के साथ, यदि तुम भविष्य में लगन से अध्ययन करते रहोगे, तो रसायन शास्त्र में मुझे पीछे छोड़ना पानी पीने जितना आसान होगा। ये सुनकर लिन यान भी बहुत खुश हुई, लेकिन वह बहुत ज्यादा अहंकार नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने वैद्य बुजुर्ग से फिर भी कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, एल्डर मेडिसिन। हालांकि भविष्य में मैं रसायन विद्या में कितनी भी प्रगति कर लूं, मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने ही मुझे इससे परिचित कराया था। मुझे आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने की अनुमति दे। इस अध्याय का एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर किंगतान भीगी हुई मुर्गी की तरह लथपथ वेब नॉवल। कुछ देर बात करने के बाद लिन यान ने तुरंत वैद्य बुजुर्ग को हार्दिक धन्यवाद दिया। दवा विशेषज्ञ एल्डर ने लिन यान की बातों को एक पल के लिए मौन धारण किया। फिर उन्होंने खुद पर आरोप लगाया और लिन यान से कहा, अच्छा, मैं आपका धन्यवाद सहर्ष स्वीकार करता हूँ। उन्होंने भी लाइन यान के सम्मान भाव का जवाब दिया, और जैसे जैसे वे लाइन यान को देखते रहे, उनकी आंखों में प्रशंसा और भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया। उनकी नज़र में लिन यान असाधारण प्रतिभा के साथ साथ अच्छे किरदार के भी धनी थे। प्रशंसा मिलने पर भी वे शांत बने रहे और स्मारकों से उत्तर दिया गया। इस तरह का स्वभाव अनोखा था, इसलिए वैज्ञानिक में ही सही, स्वयं वैद्य को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनके दिल में लिन यान के प्रति सम्मान काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद लिन यान ने तुरंत अपना रासायनिक विद्या अभ्यास फिर से शुरू कर दिया, और वैद्य ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए लिन यान को निर्देशन जारी रखा। हालांकि लिन यान ने अपने शिष्य के रूप में अभिनय नहीं किया था, फिर भी वैद्य गुरु ने उन्हें जरा भी प्रशिक्षित नहीं किया और बहुत ही दार्शनिक शिक्षा दी। इसका एकमात्र कारण ये था कि लिन यान ने वैद्य गुरु का संस्करण प्राप्त कर ली थी, इसलिए उपकरणों के बिना भी उन्होंने उदारतापूर्वक अपना ज्ञान बांटने का निर्णय लिया। इस प्रकार आधा प्रतिशत जारी किया गया। इस महीने के दौरान लिन यान की साधना में कोई खास सुधार नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपनी सारी ऊर्जा रसायन विद्या में लगा दिया गया था। इस प्रकार मूल रूप से पिछले महीने में ही लिन यान रसायन विद्या में एक नौसिखिया से प्रथम श्रेणी का रसायनज्ञ बन गया। यद्यपि रसायन शास्त्र की व्यवस्था में प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्र की निम्न श्रेणी को माना जाता था, फिर भी यह सही दिशा में एक कदम था, और यह उल्लेखनीय है कि लिन यान ने पिछले महीने ही इतनी प्रगति हासिल कर ली थी। वहीं औषधि गुरु जैसे व्यक्ति, जो पहले से ही रासायनिक शास्त्र में असाधारण प्रतिभा के धनी थे, उन्हें भी इस स्तर तक के मूल्यांकन में कई महीने लग गए। इसलिए ये कल्पना करना आसान है कि लिन यान की इस उपलब्धि से दवा गुरु कितना प्रभावित हुए होंगे। हालांकि आज लिन यान ने साधना या रासायनिक विद्या का अभ्यास करने की योजना नहीं बनाई थी। मेरे युवा मित्र, यह क्या है? घर के अंदर लिन यान द्वारा तैयार किए गए मछली पकड़ने के उपकरण देखने के लिए वैद्य बुजुर्ग चमत्कार रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन यान व्यक्ति के रूप में, जो साधना पर इतना ध्यान केंद्रित करती है, उसके पास मछली पकड़ने का समय होगा। हे एल्डर मेडिसिन, शायद तुम्हें पता न हो, उचित विश्राम वास्तव में खेती के लिए लाभ होता है। ये वास्तव में स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है। गहन थका साधना के बाद शरीर और मन दोनों मिलते हैं। ऐसे समय में विश्राम करना, जीवन पर ध्यान देना, आराम करने के लिए एक शांत स्थान पर आराम करना होता है, और इससे भविष्य की साधना अधिक प्रभावी होगी। लिन यान अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी लेकर नदी किनारे की ओर चली गई। उसने वैद्य बुजुर्ग को समझाया, आपकी बातें हैं, ऐसा लगता है कि उस युवा मित्र को खेती बबड़ी की अद्भुत समझ है। वैद्य बुजुर्ग ने लिन यान के दृष्टिकोण से सहमति जताई और मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे उसके साथ चले गए। वे दोनों जल्द ही पीछे के पहाड़ में नदी के किनारे पहुंच गए और उन्होंने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें पानी में डाल दी। लिन यान ने अपने मन को शांत करके खाली समय का आनंद लिया और इस अवसर का उपयोग जीवन पर चिंतन करने के लिए भी किया। महीनों के संघर्ष के बाद आखिरकार उसने लिन परिवार में अपनी जगह बना ली थी। हालांकि मूल कहानी से वाकिफ लिन यान जानती थी कि लिन परिवार के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। लिन यान संभवतः उन प्रमुख चुनौतियों में हस्तक्षेप करना पसंद करेंगी। मनुष्य पौधे नहीं हैं, वे भावनाओं के बिना कैसे हो सकते हैं? जब लिन यान ने पहली बार मार्शल वर्ल्ड में कदम रखा था, तब वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन अब लिन परिवार के साथ लंबा समय बिताने के बाद उसके मन में कुछ भावनाएं जरूर विकसित हो गई होंगी। इसलिए जब भी संभव होता है, वह मदद करता है। इन मामलों को निपटाने के बाद लिन यान भी बाहर जाकर घूमना फिरना चाहती है। आखिरकार लिन यान एक आधुनिक व्यक्ति है और यहाँ आने के बाद इस काल्पनिक दुनिया को जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। इसके अलावा, इन सब बातों के अलावा, उसे वैद्य बुजुर्ग को अपना शरीर फिर से बनाने में भी मदद करनी होगी, है ना?
वैद्य बुजुर्ग व्यक्ति ईमानदारी से उसका इलाज करते हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस दयालुता का प्रतिफल देगा। टिक टॉक। जब वह सोच ही रहा था, अचानक आसमान साफ हो गया, फिर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। अचानक कुछ बूंदें लिन यान के सिर पर गिरीं और देखते ही देखते हल्की बारिश तेज बारिश में बदल गई। लगता है मुझे बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, लिन यान ने अफसोस जताते हुए कहा। अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाए और जल्दी से शरण लेने के लिए एक पुराना मंडप ढूंढ लिया। मेरे युवा मित्र, क्या वह लड़की किंगतान वही है जो पिछली बार थी? कुछ समय बाद वैद्य बुजुर्ग ने लिन यान से कहा। कुछ देर बाद लिन यान ने देखा कि बारिश में भीगी हुई मुर्गी की तरह भीगी हुई किंगतान ने भी यहीं शरण ली थी। किंगतान हमेशा की तरह पीछे के पहाड़ों में जड़ी बूटियों की तलाश करते हुए बांस की टोकरी लिए हुए थी। आखिरकार लिन परिवार से निकाले जाने के बाद से लिन शियाओ दूर दराज के पहाड़ों में रह रहा था। उनके पास आमदनी के भी ज़्यादा साधन नहीं थे, इसलिए लिन शियाओ के लिए जड़ी बूटियां लाने के लिए किंगतान को अक्सर दूर दराज के पहाड़ों में जाकर उनकी तलाश करनी पड़ती थी। आज किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। मौसम अच्छा होने के कारण वह छाता नहीं लाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अचानक बारिश शुरू हो गई। लिन यान, तुम भी यहाँ क्यों हो? मंडप में प्रवेश करते ही लिन यान को देखकर किंगतान को सुखद आश्चर्य हुआ। काफी समय बीत चुका था जब वे एक दूसरे से मिले थे। अब लिन यान से यहाँ दोबारा मिलकर वह बेहद खुश थी। मैं मछली पकड़ने आया था, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। लिन यान ने जमीन पर पड़ी मछली पकड़ने वाली छड़ी की ओर इशारा करते हुए किंगतान से कहा। किंगतान की भीगी हुई हालत देखकर उसने उसे तुरंत अंदर आने दिया। फिर उसने अपने सूखे कपड़े उतारकर किंगतान को दे दिए। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम इन्हें पहन सकती हो। आपका संयंत्र पूरी तरह से भीगा हुआ है और आपने इसमें कोई काम नहीं किया है, इसलिए आपको पता चल सकता है। किंगतान पहले तो थोड़ा हैरान रह गया। आखिरकार लिन यान ने आकृतियां उतारते ही अपना नंगा शरीर दिखाया था, लेकिन अष्टम पतन के उपचार के कारण लिन यान का शरीर अलग रूप से मजबूत था। उसके मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थी, मर्दाना आकर्षण से परिपूर्णता जिसने किंगतान के प्रेमियों को अनायास ही सुखा दिया। हालांकि अपना संयम अधिकांश नहीं खोया। कुछ बार चोरी छिपे देखने के बाद किंगतान ने जल्दी से अपने धड़कते दिल को आस्था में डाल दिया और अंत में अपनी नजरें हटा लीं। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बांस की टोकरी के नीचे रख दी। थोड़ा सा महसूस किया। लिन यान ने कहा, लिन यान, क्या तुम थोड़ा घूम सकते हो? लिन यान ने सिरहाला में सहमति व्यक्त की। बिल्कुल। उसने बड़ी विश्वसनीयता से अपना रुख बदल लिया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसे स्टॉक्स का फायदा उठाता हो। पहले तो किंगतान कुछ शौकीन थी और लिन यान पर नजर रख रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है तो वह काफ़ी निश्चिंत हो गई और जल्दी से अपने कपड़े बदल ली। ठीक है लिन यान, धन्यवाद। लिन यान मुस्कुराए और अधिकतर कुछ नहीं बोली, सीधे दर्शन से कुछ सूखी लकी उठा ली। अपनी उंगली के एक स्रोत से अग्नि तत्व से समानता ऊर्जा की एक धारा ने सीधे लकड़ियों में आग लगा दी। इधर आओ, बारिश हो रही है और थोड़ी ठंड भी है, लिन यान ने किंगटन से कहा। यह देखकर किंगतान को बहुत बड़ा झटका लगा। आखिरकार लिन यान डॉकी कॉन्टिनेंट की विजिट का उपयोग कर रही थी और यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट कम से कम शुरुआती चरण में मूल ऊर्जा पर उत्कृष्ट नियंत्रण नहीं थे, इसलिए किंगतान ने पहली बार ऐसी विधि का आकलन किया था। लिन यान ने कहा, लिन यान, तुम कमाल हो। क्या तुम सच में आग को नियंत्रित कर सकते हो? इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 14 शीत ऊर्जा को तोड़ना, किंगतान के साथ घनिष्ठ संपर्क वेब नॉवल। किंगतान की हैरानी की तुलना में लिन यान काफ़ी शांत लग रही थी, इसलिए किंगतान की प्रशंसा सुनकर लिन यान में घमंड नहीं आया। इसके बजाय उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए और कहा, ये तो बस एक छोटी सी तरकीब है। अगर तुम भी अभ्यास करो तो इसे सीख सकते हो। ये सुनकर किंगतान की आंखें चौड़ी हो गईं। सच में लिन यान, क्या तुम मुझे सिर्फ दिलासा देने की कोशिश कर रही हो? अपना सिर खुजाते हुए किंगतान कुछ हद तक मूर्ख लग रही थी। दरअसल लिन यान, मैं भी थोड़ा अभ्यास करना चाहती हूँ। आखिरकार आप मेरे पिता की स्थिति के बारे में जानते ही हैं। कई जिम्मेदारियां स्वाभाविक रूप से मेरे भाई लिन डोंग के कंधों पर आती हैं, लेकिन मैं उसका कुछ दबाव कम करने में मदद करना चाहता हूँ। लिन यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैंने अभी जो कहा वह सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए नहीं था। आखिरकार अभ्यास करने की योग्यता हर किसी में होती है और चूंकि आपने अभी तक अभ्यास नहीं किया है, कौन जानता है, शायद आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हों। ये चीज़ें अप्रत्याशित होती हैं। लिन यान की बातों से किंगतान को आत्मविश्वास मिलता हुआ प्रतीत हुआ और उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठियां लहराईं। लेकिन वह ये भी जानती थी कि लिन यान के शब्द अधिक उत्साहवर्धक थे, इसलिए भविष्य के बारे में कुछ कल्पनाओं में खो जाने के बाद किंगतान ने लिन यान को कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। लिन यान, धन्यवाद।
हालांकि हमने साथ में ज़्यादा समय नहीं बिताया है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। लिन यान मुस्कुराए और ज़्यादा कुछ नहीं बोली। हालांकि जैसे ही किंगतान कुछ कहने ही वाली थी, अचानक उसने भौहें चढ़ा लीं। वह कांपने लगी, उसका कोमल चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ किंगतान? लिन यान ने किंगतान के बदलाव को ध्यान से देखा और चिंता से पूछा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि किंगतान के शरीर से बर्फीली ठंडी हवा की धाराएं तेजी से निकल रही हैं। इस ठंडी हवा के प्रभाव से किंगतान जहां खड़ी थी वहां जमीन पर बर्फ के टुकड़े जमने लगे। यहां तक कि पास में जल रही आग भी ठंडी हवा से बुझ गई। ये तो बेहद भयानक ठंडी ऊर्जा है। अचानक लिन यान के दिमाग में वैद्य बुजुर्ग की आवाज़ गूंज उठी। फिर उसने लिन यान का विश्लेषण किया। इस लड़की का शरीर विशेष प्रकार का होना चाहिए। अभ्यास करने पर वह बहुत शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक प्रकार की अनियंत्रित अस्थिरता भी आती है। उदाहरण के लिए, हमारे डो की महाद्वीप पर एक विशेष प्रकार का शरीर है जिसे आपदा विष शरीर कहा जाता है। इसका अभ्यास करना भी बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर इसे ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये सुनकर लिन यान ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि किंगतान का शरीर विशेष था। मूल कहानी में लिन डोंग या शीफू ने किंगतान के भीतर की ठंडी ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन अब उसके पास शीफू का पत्थर का प्रतीक नहीं था। क्या वह बस इस लड़की को यहाँ तड़पते हुए देखता रहेगा? बुजुर्गों की चिकित्सा, क्या उनकी मदद करने का कोई तरीका है? लिन यान ने वैद्य से पूछे बिना नहीं रह सकी। वह निर्दयी व्यक्ति नहीं था। अभी अभी उसके साथ हंसती खेलती बातें करती हुई छोटी बच्ची को ठंड से कांपते देख उसे भी गहरा दुख हुआ। हाँ, आपने जो सर्दी दूर करने वाली गोली बनाई है उसका इस्तेमाल करें। हालांकि यह केवल प्रथम श्रेणी की गोली है, लेकिन सर्दी दूर करने में इसका प्रभाव कई द्वितीय और तृतीय श्रेणी की गोलियों से बेहतर है। इस लड़की ने अभी अभ्यास शुरू नहीं किया है, इसलिए उसके शरीर में ठंडी ऊर्जा सीमित है। फिलहाल इसे दबाने के लिए शीतनिद्रा की गोली का इस्तेमाल करना काफ़ी होगा, लेकिन भविष्य में जब उसका साधना स्तर बढ़ेगा तो उसे चौथे दर्जे की ग्रेटर कोल्ड डिस्पेलिंग पिल का उपयोग करना होगा, या उसे स्वयं शीत ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। वैद्य बुजुर्ग का ज्ञान वास्तव में व्यापक था। लिन यान की पूछताछ सुनकर उन्होंने तुरंत समाधान बताया और भविष्य में किंगतान को इस ठंडी ऊर्जा से निपटने में मदद करने के बारे में भी सोचा। ठीक है, मुझे कोशिश करने दीजिए। लिन यान ने तुरंत गोली निकाल ली। किंगतान के पास पहुंचते हुए उसे कांपते हुए देखकर और ठंडी ऊर्जा से खुद को नुकसान पहुंचने के डर से किंगतान ने ठंड सहन की और लिन यान से कहा, लिन यान, यह मेरी पुरानी समस्या है। मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। तुम मत आना, ये ठंडी ऊर्जा तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। लिन यान मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं। फिर उसने भस्मीकरण तकनीक को सक्रिय किया, जिससे उसके हाथ अग्नि तत्व वाली ऊर्जा की एक परत से ढक गए। इस ऊर्जा की गर्माहट महसूस करते हुए किंगतान को ठंड थोड़ी कम होती हुई महसूस हुई। फिर लिन यान ने गोली सीधे उसके सामने रख दी। अपना मुंह खोलो और इसे लो। जब किंगतान ने गोली देखी तो पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन लिन यान को देखने के बाद उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। इसलिए बिना किसी और झिझक के उसने गोली निगल ली। लिन यान ने किंगतान की पीठ पर हाथ रखकर अपनी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित की और उसे याद दिलाया, अपनी सांसों को नियंत्रित करो। किंगतान ने तुरंत बात मान ली। लिन यान की मदद से उसने महसूस किया कि उसके शरीर की ठंड धीरे धीरे कम हो रही है और उसकी नसों में गर्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। किंगतान के चेहरे की रंगत में धीरे धीरे सुधार हुआ और अंततः लिन यान की अग्नि तत्व की ऊर्जा और शीतनिद्रा की गोली की सहायता से वह सामान्य हो गई। क्या अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ? लिन यान, तुम कमाल हो। मेरी जैसी ठंडी ऊर्जा के बारे में तो मेरे पिता भी कुछ नहीं कर सकते, फिर भी तुमने मेरी मदद कर दी। वह बेहद प्रसन्न हुई और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ लिन यान की ओर मुड़ी। लिन यान ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा वापस ली और थोड़ा चक्कर महसूस करते हुए फिर से किंगतान की ओर देखा। लिन यान जानता था कि यह अत्यधिक ऊर्जा खर्च करने के कारण हुआ था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने माथे से पसीना पोंछा और लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं। लिन यान के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर किंगतान को अपराधबोध हुआ। लिन यान, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लिन यान मुस्कुराए और किंगतान के सिर को सहलाते हुए बोली, नासमझ बच्ची, माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये तो बस एक छोटी सी बात है। इतना कहने के बाद उसने अग्नि तत्व की ऊर्जा का उपयोग करके फिर से आग जलाई, लेकिन उसके शरीर से आ रही थकावट की भावना ने उसके लिए इसे सहन करना मुश्किल बना दिया। किंगतान, मैं थोड़ी देर झपकी लेने जा रहा हूँ। अगर कुछ हो जाए तो मुझे जगा देना। लिन यान ने किंगतान से कहा, फिर सहारा लेने के लिए एक जगह ढूंढी और सो गई। किंगतान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, लेकिन लिन यान को बिना कमीज के सोते देख उसे डर लगा कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए। कुछ झिझक के बाद उसने सावधानी से उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया।
सूर्य की एक किरण लिन यान के चेहरे पर पड़ी। इसके प्रभाव से लिन यान ने अनजाने में अपनी आंखें खोल दीं। झपकी से जागने पर उसे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। हालांकि उसकी ऊर्जा अभी भी थोड़ी कम थी, लेकिन कम से कम उसका मनोबल कुछ हद तक सुधर गया था। लिन यान असल में ये देखना चाहता था कि किंगतान कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़र घुमाई, उसने पाया कि वह उसे कसकर गले लगाकर गहरी नींद में सो रही है। अरे, अब जाग गए हो। इस नन्ही बच्ची ने निराश नहीं किया। आपको सोते हुए देखकर उसे डर लगा कि आपको सर्दी लग जाएगी, इसलिए उसने आपको गर्म रखने के लिए गले लगा लिया, जैसे कोई छोटा हीटर हो। वैद्य बुजुर्ग की आवाज़ तुरंत सुनाई दी, जो उसकी ओर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा ऐसा है, लिन यान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। फिर उसने थोड़ी भावुकता महसूस करते हुए आह भरी। मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। मैंने तो बस उसकी ऊर्जा को समायोजित करने में मदद की, लेकिन उस ठंडी ऊर्जा से मेरी ऊर्जा लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। वैद्य बुजुर्ग को लिन यान की दुर्दशा में आनंद आता प्रतीत हो रहा था। लेकिन मेरे युवा मित्र, ये घटना व्यर्थ नहीं गई। आखिरकार मेरे प्यारे दोस्त, तुम बाल बाल बच गए। हालांकि यह नन्ही बच्ची अभी छोटी है, लेकिन वह खूबसूरती की मिसाल है। जब वह बड़ी होगी तो यकीनन बेहद खूबसूरत होगी। लिन यान ने असहजता से अपना सिर हिलाया। एल्डर मेडिसिन, कृपया मुझे चिढ़ाएं नहीं। वह कुछ और कहने ही वाला था कि उसकी बाहों में बैठी किंगतान एक छोटी बिल्ली की तरह छटपटाने लगी। वैद्य की आवाज़ गायब हो गई और लिन यान ने किंगतान की ओर देखा। जब किंगतान ने अपनी आंखें खोलीं और लिन यान की निगाहों से मिली, तो वह बहुत शर्म से लाल हो गई। लिन यान, मुझे समझाने दीजिए, लिन यान ने बेबसी से कहा। स्पष्टीकरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बड़ी बात क्या है? तुम्हें बस इस बात की चिंता थी कि कहीं मुझे सर्दी न लग जाए। तुम कितनी अच्छी लड़की हो। किंगतान ने शर्माते हुए मुस्कुराया। लिन यान ने किंगतान को छोड़ दिया और खड़ी हो गई। सौभाग्य से बारिश ज़्यादा देर तक नहीं हुई और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हम जा सकते हैं। किंगतान ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अपने कपड़ों को देखने के बाद उसने लिन यान से कहा, लिन यान, क्या मैं तुम्हारे कपड़े धोने के बाद वापस कर दूं? लिन यान ने सिर हिलाया। ठीक है। ये देखकर किंगतान ने जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया। लेकिन जाने से ठीक पहले लिन यान ने उसे रोक लिया। ओह किंगतान, ये गोलियां अपने साथ ले जाओ। लिन यान ने उसे कई बोतल गोलियां दी। इसे याद रखना, ये वही गोली है जो मैंने तुम्हें तब दी थी जब तुम्हारी सर्दी जुकाम की वजह से तुम्हारी ऊर्जा में गड़बड़ी हुई थी। अगर आपकी ठंडी ऊर्जा फिर से परेशान करने लगे तो इसे खुद ही ले लें। उसके बाद लिन यान ने गोलियों की एक और बोतल निकाली। यह एक उपचार की गोली है, एक बहुत ही प्रभावी गोली जो मुझे गलती से मिल गई। मैं तुम्हारे पिता की स्थिति के बारे में जानता हूँ। अगर वो तैयार हों तो वो इस गोली को आजमा सकते हैं। हो सकता है इससे उनकी चोटों में आराम मिले। किंगतान इन गोलियों को देखकर दंग रह गई, लेकिन लिन यान से इन्हें लेने में उसे शर्म आ रही थी। आखिरकार वह लिन यान को बदले में कुछ दे भी नहीं सकती थी। लिन यान, ये बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए किंगटन ने लिन यान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गुस्से का नाटक करते हुए लिन यान ने कहा, इन्हें ले जाओ। क्या तुमने पिछली बार यह नहीं कहा था कि तुम्हें उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं? तो फिर आप इतने औपचारिक क्यों हो रहे हैं? या फिर आपने अनजाने में ही ऐसा कह दिया? लिन यान के गलत समझने के डर से किंगतान ने जल्दी से समझाया, नहीं लिन यान, मैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिन यान ने उसे गोलियां देते हुए कहा, ठीक है, तो बस इन्हें ले लो। इतने औपचारिक मत बनो। किंगतान अनिच्छा से ही सहमत हो सकी। उसके बाद वह जल्दी से लिन यान से अलग हो गई और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन लिन यान के साथ आज जो कुछ भी हुआ, उसे याद करके उसका दिल गर्म हो गया और उसके गाल स्वाभाविक रूप से थोड़े लाल हो गए। क्विंगटान, तुम वापस आ गए। तुमने पुरुषों के कपड़े क्यों पहने हैं? घर वापस आकर लिन शियाओ लिन डोन को साधना में मदद कर रही थी। जब उन्होंने किंगतान के अजीबोगरीब पहनावे को देखा तो दोनों ने भौहें चढ़ा लीं। कुछ नहीं, मैं जड़ी बूटियां ढूंढने पहाड़ों पर गया था, लेकिन तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और मैं पूरी तरह भीग गया। फिर मेरी ठंडी ऊर्जा का प्रकोप बढ़ गया। शुक्र है लिन यान ने मेरी मदद की। किंगतान ने जल्दी से उन दोनों को समझा दिया। क्या हुआ? लिन डोंग और लिन शियाओ दोनों ही किंगतान की विशेष शारीरिक बनावट के बारे में जानते थे, इसलिए जब उन्होंने सुना कि उसकी ठंडी ऊर्जा में गड़बड़ी आ गई है तो वे और भी चिंतित हो गए। उनकी आंखों में चिंता के भाव भर गए। किंगतान ने सोने वाली बात छोड़ दी और उन्हें घटना के बारे में बताया। दोनों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, विशेषकर लिन शियाओ, क्योंकि उसने पहले भी किंगतान की ठंडी ऊर्जा से निपटने में मदद की थी, इसलिए वह जानता था कि यह कितना मुश्किल काम है। लेकिन अब किंगतान को ये कहते हुए सुनकर कि इस तरह की ठंडी ऊर्जा, जिसे वह खुद भी हल नहीं कर सका, वास्तव में लिन यान ने हल कर दी। क्या लिन यान वाकई इतना शक्तिशाली है? इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा।
अध्याय 15 चोट से उबरते हुए लिन शियाओ के परिवार ने उससे मुलाकात की। वेब नॉवल। वैसे डोंगर, क्या तुम जानती हो कि यह लिन यान कौन है? मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे लिन परिवार के साथियों में ऐसा कोई उल्लेखनीय व्यक्ति नहीं था, लेकिन किसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये नाम पहले सुना है। लिन डोंग और किंगतान की तुलना में लिन शियाओ ने हाल ही में लिन यान को नहीं देखा था और वह अपने साथियों में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। इसलिए किंगतान के स्पष्टीकरण के बाद लिन यान की ताकत देखकर चकित होने के बावजूद लिन शियाओ को याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। पिताजी, लिन यान आपकी पीढ़ी का नहीं है, वह हमारी पीढ़ी का है। सोचे तो सही, आप अभी भी उनके पिता अंकल लिन क्वान को जानते हैं। लिन डोंग ने मुस्कुराते हुए लिन शियाओ को समझाया। अरे, तो ये लिन क्वान है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका बच्चा इतना कामयाब होगा। लगता है कि वह पाताल लोक में भी गर्व महसूस करेगा। लिन डोंग की यह बात सुनकर लिन शियाओ तुरंत समझ गया। वह लिन यान को नहीं जानता था, लेकिन उसके पिता को जानता था। जवानी में वे घनिष्ठ मित्र भी थे, लेकिन बाद में लिन क्वान की असामयिक मृत्यु और लिन शियाओ के मार्शल कौशल के कमजोर पड़ने के कारण वह पतन की ओर चला गया। ये सोचकर लिन शियाओ को थोड़ा अपराध बोध भी हुआ। आखिरकार इतने सालों में उसकी तरफ से कुछ घटनाओं के कारण उसने अपने परिवार के रिश्ते के अनुसार अपने इस पुराने दोस्त के बेटे की उतनी देखभाल नहीं की जितनी उसे करनी चाहिए थी। एक आह भरते हुए लिन शियाओ ने उन दोनों से कहा, जब भी हमें समय मिले चलो इस बच्चे को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। इतने सालों तक अकेले रहना बिना किसी सहारे के आसान नहीं होता। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और किंगतान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिन यान द्वारा दी गई गोलियों की आखिरी बोतल निकाली और लिन शियाओ से कहा, पिताजी, लिन यान ने कहा था कि अगर आप चाहें तो ये गोली आपकी चोट को ठीक कर सकती है। इस पर लिन शियाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। अगर कोई और होता तो वह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह एक पुराने दोस्त का बेटा था और लिन शियाओ के दिल में उसका कुछ महत्व था। इसके अलावा पहले भी लिन यान ने सफलतापूर्वक किंगतान को शीत ऊर्जा से मुक्ति दिलाने में मदद की थी। डोंग आप लोग इस लिन यान के बारे में क्या सोचते हैं? लिन शियाओ ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि इसके बजाय लिन डोंग और किंगतान से पूछा। हालांकि वह लिन क्वान के करीबी दोस्त थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनका बेटा भी वैसा ही होगा। इसलिए इस समय लिन शियाओ अपने दोनों बच्चों के माध्यम से लिन यान को समझना चाहता था, क्योंकि उनका उससे संपर्क था। पिताजी, मैं लिन यान को ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन उन्होंने एक से अधिक बार हमारी मदद की है। पिछली बार जब लिन होंग और लिन शान का हमसे टकराव हुआ था, तब उन्होंने किंगतान की मदद की थी। लिन यान से मेरे संपर्क के माध्यम से मुझे लगता है कि वह काफ़ी भरोसेमंद है और वह काफ़ी उत्साही भी है। कुछ सोचने के बाद लिन डोंग ने तुरंत लिन यान के बारे में अपनी राय व्यक्त की। लिन शियाओ को लिन डोंग का मूल्यांकन याद आया और फिर उसने अपने बगल में बैठी किंगतान की ओर देखा। लिन यान के बारे में सोचते ही किंगतान का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली, पिताजी, मुझे भी लगता है कि लिन यान भरोसेमंद है। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। अगर वह है तो सब ठीक होना चाहिए। किंगतान को इस हालत में देखकर लिन शियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। किंगतान, क्या तुम और लिन यान? किंगतान का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, नहीं, हम बस दोस्त हैं। किंगतान की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डालते हुए लिन शियाओ मुस्कुराए और बोली, ऐसा लगता है कि लिन यान का स्वभाव उसके पिता जैसा ही है। ऐसे में तो वह भरोसेमंद होना चाहिए। लिन शियाओ ने किंगतान के हाथ से दवा ली और बोतल खोलते ही उसमें से तेज औषधीय सुगंध निकली। लिन डोंग और लिन शियाओ दोनों थोड़े हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार डो की महाद्वीप की तकनीकों से बनी गोलियां देखी थीं। गोली निकालकर उसे एक ही बार में निगलने के बाद लिन शियाओ ने तुरंत अपने शरीर में एक शक्तिशाली औषधीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया। उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जो गोली ली थी उसकी शक्ति उसके द्वारा पहले तैयार किए गए औषधीय सूप की तुलना में कहीं अधिक थी। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपने पैर मुड़े और अपनी चोटों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर के लिए औषधीय शक्ति को अवशोषित करना आसान हो गया। लिन डोंग और किंगतान लिन शियाओ से भी ज़्यादा चिंतित थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें लिन यान पर भरोसा नहीं था, लेकिन लिन शियाओ पहले भी घायल हो चुका था और हर बार जब उसने ठीक होने की कोशिश की थी तो वह व्यर्थ ही गई थी। अगर यह कोशिश भी नाकाम रही तो ये लिन शियाओ के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था। पफ। लिन शियाओ उपचार का काम जारी रखे हुए था, लेकिन अचानक उसे ऊर्जा और रक्त का तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। इसे सहन न कर पाने के कारण उसने मुंह भर पुराना खून थूक दिया। लिन डोंग और किंगतान चौंक गए और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लिन शियाओ का चेहरा खून के छींटे लगे होने के बावजूद बिल्कुल भी पीला नहीं था, बल्कि वह काफ़ी गुलाबी था। आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर लिन शियाओ ने धीरे से कहा, क्या मेरी चोट ठीक हो गई है? शुरू में तो उसने इसे अंतिम उपाय के तौर पर ही आजमाया था, उसे सफलता की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
इस अप्रत्याशित सफलता ने लिन शियाओ को अपार खुशी से भर दिया। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को पुनः प्रवाहित किया और उसके शरीर से मौलिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह निकला। हालांकि यह उसकी चरम अवस्था जितना शक्तिशाली नहीं था, इसका मुख्य कारण वर्षों से लिन शियाओ द्वारा साधना की उपेक्षा करना था। अब अपनी सारी ऊर्जा लगाने के बाद भी उसे वह असुविधा महसूस नहीं हो रही थी जो पहले होती थी। हा, मेरी चोट ठीक हो गई। लिन शियाओ की हंसी बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि उसने पहले कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन अपाहिज होना उसके लिए हमेशा से एक बड़ा झटका था। अब जब उसकी अंदरूनी चोटें आखिरकार ठीक हो गई थीं, तो यह इन वर्षों में उसके लिए सबसे खुशी की बात थी। लिन शियाओ से भी ज्यादा खुश किंगतान थी। बचपन से ही वह चाहती थी कि उसके माता पिता ठीक हो जाएं। लिन शियाओ को अंदरूनी चोटों से पीड़ित देखकर उसे बहुत दुख हुआ था। अब आखिरकार यह पीड़ा समाप्त हो गई थी। लिन यान का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी इस दयालुता का बदला कैसे चुकाऊं, यह मुझे नहीं पता, किंगतान ने लिन डोंग से कहा। लिन डोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह अपने परिवार और दोस्तों को बहुत महत्व देता था, इसलिए वह समझता था कि यह मदद कितनी बड़ी थी। मन ही मन उसने मन कहा, अब से लिन यान से जुड़े मामले मेरे हैं। अगर लिन यान को कोई भी कठिनाई आती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैं लिन डोंग पीछे नहीं हटूंगा। क्या हो रहा है? आज आप सब इतने खुश क्यों हैं? कुछ ही देर बाद लिन डोंग की माँ लियू यान बाहर से लौट आईं। सभी के प्रसन्न चेहरों को देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। माँ, पिताजी की चोट ठीक हो गई है। ये सब लिन यान की बदौलत है। किंगतान जल्दी से लियू यान को खुशखबरी सुनाने के लिए ऊपर गई। लियू यान की आंखें अचानक बेहद उत्साहित हो गईं। किंगतान से स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने गंभीरता से उन दोनों से कहा, डोंग, एक किंगतान, इस बार लिन यान ने हम पर जो कृपा की है वह सचमुच बहुत बड़ी है। आप दोनों को इस एहसान को याद रखना चाहिए और भविष्य में मौका मिलने पर इसका बदला चुकाना चाहिए। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ उपहार तैयार कर लेता हूं और फिर हमारा परिवार मिलकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद देने जाएगा। इसी बीच दूसरी तरफ दवा देने के बाद लिन यान घर लौट गई। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि दवा से उन्हें कोई परेशानी हो सकती है। पहली बात तो ये थी कि उन्हें लिन डोंग और लिन शियाओ के चरित्र पर पूरा भरोसा था, और दूसरी बात ये थी कि याओ लाओ के रहते कम से कम ग्रेट फ्लेम एम्पायर के भीतर उनके विरोधी बहुत कम थे। घर लौटने के बाद लिन यान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम किया। मेरे प्यारे दोस्त, लगता है दवा असर कर रही है। उस छोटी बच्ची का परिवार तुम्हें धन्यवाद देने आ रहा है। कुछ समय बाद अचानक लिन यान के कानों में याओ लाओ की आवाज़ सुनाई दी। याओ लाओ की आवाज़ सुनकर लिन यान ने अपनी आंखें खोलीं और बाहर देखा तो पाया कि लिन डोंग और अन्य लोग पहले ही उसके दरवाजे पर पहुंच चुके थे। इस अध्याय का अंत।